स्टूडेंट, मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। लास्ट क्लास में अपन ने कूलॉम का नियम और उसके सदिश निरूपण का अध्ययन किया। कूलॉम के नियम की उत्पत्ति कूलॉम के नियम की सहायता से दो आवेशित कणों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की गणना की अपन ने, जिसकी सहायता से कूलॉम का नियम जो ये कहता है कि यदि कोई दो आवेशित कण एक दूसरे के समीप आ रहे हैं तो उनके मध्य लगने वाला जो आकर्षण प्रतिकर्षण बल है, उस आकर्षण प्रतिकर्षण बल का जो मान है वो दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसकी सहायता से अपन ने F बराबर जो कैलकुलेट किया अंतिम क्लास में, F बराबर के Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर, जहां Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश है जो दोनों एक दूसरे से r दूरी पर व्यवस्थित है। यहां पर जो k है, इसी k का मान किसी निर्वात के लिए k बराबर 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट या फिर 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर इसका मान होता है। कांस्टेंट वैल्यू है ये। तो यहां पर कूलॉम का नियम और उसका सदिश निरूपण जो अपन ने किया है, उसके आगे यदि अपन कूलॉम के नियम से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करें आज की क्लास में, सबसे पहले तो कूलॉम के नियम की सहायता से अपन आवेशित कणों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की गणना कर रहे हैं। तो मान लो यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रहे हैं अपन इस फॉर्मूले पर आधारित। तो यहाँ पर क्वेश्चन है अपना, यदि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन के बीच की दूरी 5.3 गुणा 10 की पावर माइनस 11 मीटर है, तो उनके मध्य लगने वाले विद्युत बल की गणना कीजिए। क्वेश्चन है अपने पास, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन के बीच की जो दूरी है वो 5.3 गुणा 10 की पावर माइनस 11 मीटर है, तो उनके मध्य लगने वाले विद्युत बल की गणना करनी है अपने को। तो यहाँ पर कूलॉम के नियम की सहायता से इसका मान अपने को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अपने को इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जो मान अपने को दिया गया है वो देखा जाए सबसे पहले। तो यहाँ पर दिया गया है इन दोनों आवेशित कणों के बीच की दूरी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों आवेशित कण है, इनके बीच की जो दूरी है r बराबर, वो अपने को दिया हुआ है 5.3 गुणा 10 की पावर माइनस 11 मीटर। और यहाँ पर Q1 और Q2 आवेश, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जिन पर आवेश समान होता है, Q1 और Q2 का जो मान है वो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू के रूप में कितना है, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलॉम। और यहाँ पर अपने को कैलकुलेट करना है F का मान। क्लियर है? तो यहाँ पर कूलॉम के नियम की सहायता से बल का मान अपन ने निकाला था। कूलॉम के नियम से क्या ज्ञात किया, F बराबर K Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में जो वैल्यूज है वो सारी वैल्यूज अपने को यहाँ पर दी हुई है। क्या यहाँ पर कांस्टेंट है, तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करें तो यहाँ से F बराबर अपने को क्या मिल रहा है, K यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यूज जिसका मान 9 गुणा 10 की पावर 9, Q1 और Q2 दोनों समान है, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलॉम गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलॉम। तो K Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर, R का मान अपने को दिया हुआ है 5.3 गुणा 10 की पावर माइनस 11 और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले की सहायता से हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लगने वाले इस विद्युत बल की जो मान है वो यहाँ से कैलकुलेट करें तो 9 गुणा 1.6 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 माइनस के 38 और प्लस के 9 38 में से कम कर देंगे तो माइनस के 29 बटे में 5.3
गुणा 5.3 गुणा 10 की पावर माइनस 22। तो यहां पर इसकी सहायता से हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाला जो विद्युत बल है वो इतने न्यूटन के बराबर होगा। इसका आगे कैलकुलेशन आप कर सकते हो स्टूडेंट। तो यहां पर कूलॉम के नियम की सहायता से कोई भी आवेशित कण अपने को दिया हुआ है तो उस आवेशित कण उन आवेशित कणों के बीच में लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षणात्मक बल है उस आकर्षण और प्रतिकर्षणात्मक बल की गणना की जा सकती है। तो यहां पर अपना क्वेश्चन था हाइड्रोजन परमाणु के लिए। इसी प्रकार यदि एक क्वेश्चन और देखा जाए तो दूसरा क्वेश्चन अपना इसको आगे कैलकुलेट करना और इसकी वैल्यू निकालना। दूसरा क्वेश्चन और देखें इसमें जो कूलॉम के नियम पर आधारित है। मान लो यहां पर दिया गया अपने को क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन देखो, निर्वात में दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए कि उनके बीच लगने वाला विद्युत बल इलेक्ट्रॉन के भार के तुल्य हो। क्वेश्चन है अपना, निर्वात में दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए कि उनके बीच लगने वाला जो विद्युत बल है वो इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर। तो यहां पर इस क्वेश्चन में अपने को सबसे पहले क्या दिया गया है ये चीज देखी जाए तो यहां पर अपने को दो प्रोटॉन दिए हुए हैं। तो Q1 और Q2 का जो मान है यहां पर Q1 बराबर Q2 बराबर 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। Q1 और Q2 की वैल्यू ये यहां पर है। इसके साथ ही F का जो मान है F बराबर me into g। न्यूटन के नियम से F बराबर ma। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगने वाला बल भार के कारण F बराबर mg। me यहां पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है तो F का मान यहां पर me g के तुल्य। me का मान कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 गुणा g यहां पर गुरुत्वीय त्वरण जिसका मान 9.8। तो यहां पर F का जो मान है वो अपने को यहां पर ही दिया हुआ है। यहां पर अपने को ज्ञात करना है R का मान। इन दोनों प्रोटॉनों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? क्या ज्ञात करना है? दोनों प्रोटॉनों के बीच की दूरी कितनी हो कि उनके बीच लगने वाला ये विद्युत बल उस इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर हो या उसके तुल्य हो। तो यहां पर कूलॉम के नियम से F बराबर क्या लिखा जा सकता है K Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। इस समीकरण में वैल्यू पुट करें तो यहां पर F बराबर K कांस्टेंट वैल्यू है जिसका मान कितना है स्टूडेंट 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा Q1 Q2। Q1 और Q2 बराबर है Q1 का मान 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। Q2 का मान 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम बटे में R स्क्वायर। R का मान अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। और इसके साथ ही जो F है ये F अपने को यहां पर दिया गया है। F यहां पर कितना है 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 गुणा 9.8। तो यहां से R स्क्वायर बराबर अपने को क्या मिल जाएगा? R स्क्वायर बराबर अपने को मिल गया स्टूडेंट 9 गुणा 1.6 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 29। 10 की पावर माइनस 19 माइनस के 38 और प्लस के 9 है तो माइनस के 29 शेष रहते हैं बटे में ये वैल्यूज यहां पर इसके भागफल में जाए तो ये मिल रहा है अपने को 9.1 गुणा 9.8 गुणा 10 की पावर माइनस 31। तो यहां से स्टूडेंट R स्क्वायर की गणना करके उस R का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो यहां पर कूलॉम के नियम की सहायता से अपने को कोई भी आवेशित कण दिए हुए, जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही हो, सॉरी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ही हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अलावा कोई भी आवेशित कण हो सकता है। इस पर 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम आवेशित उपस्थित हो तो उनके मध्य लगने वाले इस विद्युत बल की गणना इस कूलॉम के नियम की सहायता से की जा सकती है।
तो अंतिम क्लास का टॉपिक था अपना कुलॉम का नियम, जिस पर आधारित ये आज की क्लास के कुछ न्यूमेरिकल। इसके बाद में अगले टॉपिक की यदि अपन बात करें, आज की क्लास का अगला टॉपिक, स्टूडेंट दोनों क्वेश्चंस एक बार फिर से देखना और इनका आंसर कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में जरूर आप इसका रिप्लाई करना। कुलॉम के नियम के बाद में अगला टॉपिक लिया अपन परावैद्युतांक। परावैद्युतांक के क्या होता है आज की क्लास के लिए टॉपिक। तो यहां पर परावैद्युतांक एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। यहां पर एक कांस्टेंट वैल्यू प्रत्येक एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष आवेश के कारण लगने वाला जो बल है, उन्हें बलों के अनुपात के रूप में इसे परिभाषित किया जा सकता है। यदि सबसे पहले इसकी परिभाषा देखी जाए तो यहाँ पर यदि कोई भी दो आवेशित कण अपने पास उपस्थित है तो उन दोनों आवेशित कणों के मध्य निर्वात की उपस्थिति में लगने वाला विद्युत बल और उन्हीं दोनों आवेशों के मध्य किसी माध्यम की उपस्थिति में लगने वाले विद्युत बल के अनुपात को परावैद्युतांक कहा जा सकता है। समझ गए? मतलब यहाँ पर दो विद्युत बलों का अनुपात है, निर्वात की उपस्थिति में बल और किसी माध्यम की उपस्थिति में दो आवेशित कणों के मध्य लगने वाले विद्युत बलों के अनुपात को परावैद्युतांक या फिर इसे आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहा जा सकता है। परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता भी इसे कहा जा सकता है। तो यहां पर परिभाषा के अनुसार परावैद्युतांक बराबर लिखा जा सकता है निर्वात में दो आवेशों के मध्य विद्युत बल बटे हुए अभिष्ट माध्यम में दोनों आवेशों के मध्य विद्युत बल का अनुपात। यहां पर जो परावैद्युतांक है इसे अपन एप्सिलॉन आर से व्यक्त करें। तो एप्सिलॉन आर बराबर निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल, मान लो यहां पर एफ नोड है और किसी माध्यम में दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल मान लो एफ एम। एफ नोड निर्वात में लगने वाला विद्युत बल, एफ एम मीडियम किसी माध्यम में लगने वाले विद्युत बल का अनुपात है। कुलॉम के नियम में अपन ने इन दोनों बलों का मान अपन ने ज्ञात किया है, निर्वात की उपस्थिति में भी ज्ञात किया है और माध्यम की उपस्थिति में भी इस बल की गणना की है अपन ने। तो यहाँ पर कुलॉम के नियम से यदि अपन मान पुट करें तो निर्वात की उपस्थिति में इस बल का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q1 Q2 बटे में R² बटे में माध्यम में लगने वाला विद्युत बल 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे में R²। यदि Q1 और Q2 दो आवेश है तो उस अवस्था में यहां से एप्सिलॉन आर बराबर, यहां पर देखा जाए तो स्टूडेंट Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल हो गया, R² से R² कैंसिल हो गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। तो एप्सिलॉन आर बराबर अपने को मिल रहा है यहां पर एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन नोड। इस आधार पर परावैद्युतांक की दूसरी परिभाषा और दी जा सकती है। यहां पर देखा जाए तो एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता है। कोई भी माध्यम ले रहे हैं, अभिष्ट माध्यम की अपन बात कर रहे हैं तो उस माध्यम की विद्युतशीलता है। और एप्सिलॉन नोड की बात करें तो एप्सिलॉन नोड यहाँ पर क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता जो कांस्टेंट वैल्यू है। तो इस आधार पर किसी माध्यम के लिए उसका जो परावैद्युतांक है उस परावैद्युतांक को परिभाषित करें तो किसी माध्यम की विद्युतशीलता एवं निर्वात की विद्युतशीलता का जो अनुपात है उसे परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहा जा सकता है। मतलब आपेक्षिक विद्युतशीलता बराबर माध्यम की विद्युतशीलता बटे हुए निर्वात की विद्युतशीलता। तो यहाँ पर परावैद्युतांक की दूसरी परिभाषा ये है। इसके साथ ही यहाँ पर परावैद्युतांक को अपन कैपिटल K से भी व्यक्त कर सकते हैं। स्टूडेंट आपको बहुत जगह देखने को मिल सकता है
पराविद्युतांक को कैपिटल K से भी व्यक्त किया जा सकता है। तो एप्सिलॉन r या K पराविद्युतांक या फिर आपेक्षिक विद्युतशीलता को व्यक्त करता है। प्रत्येक माध्यम जो होता है उसके लिए पराविद्युतांक का मान अलग अलग होता है। वो माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है। माध्यम सघन है, विरल है, चालक है, कुचालक है, उसके आधार पर विद्युत इसका पराविद्युतांक का जो मान है वो अलग अलग। कुछ उदाहरण लें यहाँ पर, तो उदाहरणों के अंतर्गत देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन की अपन बात करें, हाइड्रोजन के लिए जो पराविद्युतांक है 1.00027 कांस्टेंट वैल्यू है। हाइड्रोजन के लिए इसका मान लगभग 1.00027। यदि अपन ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन के लिए पराविद्युतांक का मान 1.00053 लिखा जा सकता है। ऑक्सीजन के लिए 1.00053। नाइट्रोजन की बात करें, अपने चारों ओर उपस्थित जो माध्यम है उसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हवा यही है। तो इनके लिए नाइट्रोजन के लिए इसका मान लगभग 1.005 लिखा जा सकता है। और यदि अपन हवा की बात करें तो हवा के लिए इसका मान 1.005 लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर सभी के लिए पराविद्युतांक का जो मान है ये। और यदि अपने पास निर्वात है तो निर्वात के लिए पराविद्युतांक का जो मान है वो लगभग 1 होता है। हवा के लिए भी इसे लगभग 1 लिखा जा सकता है। यदि अपन किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं तो हवा के लिए पराविद्युतांक लगभग 1 लिखा जाता है। निर्वात के लिए पराविद्युतांक का मान लगभग 1 होता है। लेकिन यदि अपन किसी धातु की बात करें, धातु के लिए पराविद्युतांक का मान स्टूडेंट कितना होता है? अनंत होता है। धातु का पराविद्युतांक बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। चांदी का पराविद्युतांक कितना होता है? सोना, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम, ये सभी धातुएं हैं। इन धातुओं के लिए पराविद्युतांक जो है वो अनंत होता है। कोई भी धातु हो, कोई भी चालक हो, उसके लिए पराविद्युतांक का मान अनंत होता है। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण जिनके पराविद्युतांक दिए, माध्यम में कहने का मतलब इनके लिए पराविद्युतांक है जो कांस्टेंट है। क्लियर है? तो यहाँ पर पराविद्युतांक, इस पर आधारित एक क्वेश्चन देखा जाए स्टूडेंट। तो समझ में आ गया होगा, सीधी सी परिभाषा है। एक बार फिर से मैं इसे रिवाइज कर रहा हूं। पराविद्युतांक किन्हीं दो आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाले विद्युत बल एवं किसी अभिष्ट माध्यम में उन आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल के अनुपात को पराविद्युतांक कहा जा सकता है, अथवा माध्यम की विद्युतशीलता एवं निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को पराविद्युतांक कहा जा सकता है। इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल देखा जाए क्वेश्चन अपने पास आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन की अपन बात करें तो मान लो यहां पर निर्वात में किन्हीं दो आवेशों के बीच विद्युत बल 18 न्यूटन है। निर्वात में कोई भी दो आवेश है, उन दो आवेशों के बीच में लगने वाला जो विद्युत बल है वो कितना है? 18 न्यूटन है। यदि 1 मिलीमीटर मोटाई की 6 पराविद्युतांक की प्लेट को उनके बीच में रख दिया जाए तो विद्युत बल कितना होगा? दो आवेश है, निर्वात में रख रहे हैं तो विद्युत बल वहां पर 18 न्यूटन का आरोपित हो रहा है। अब यदि
आवेशों के बीच में 6 पराविद्युतांक की कोई प्लेट को रख दिया तो उस अवस्था में उनके बीच में लगने वाला विद्युत बल कितना होगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंतर्गत अपने को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, निर्वात में लगने वाला विद्युत बल F नोड अपने को दिया हुआ कितना 18 न्यूटन और यहां पर अपने को पराविद्युतांक दिया हुआ माध्यम का एप्सिलॉन r बराबर कितना है 6। पराविद्युतांक के दो समान राशियों का अनुपात एक विमाहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। आपेक्षिक विद्युतशीलता है जो पराविद्युतांक है इसका कोई मात्रक नहीं होता है। याद करना अपने को क्या, माध्यम की उपस्थिति में विद्युत बल कितना हो। तो यहां पर पराविद्युतांक की परिभाषा से क्या याद किया था अपन ने, यहां एप्सिलॉन r बराबर क्या लिखा जा सकता है, माध्यम में लगने वाला विद्युत बल एवं निर्वात में लगने वाला विद्युत बल और माध्यम में विद्युत बल के अनुपात को पराविद्युतांक कहते हैं। अभी याद किया अपन ने थोड़ी देर पहले, तो एप्सिलॉन r बराबर क्या लिखा जा सकता है, F नोट बटे में Fm। तो यहां से एप्सिलॉन r का मान कितना दिया हुआ है 6, F नोट का मान कितना है 18 और बटे में Fm। तो यहां से स्टूडेंट Fm बराबर क्या लिखा जा सकता है 18 बटे में 6 अर्थात कितना हो जाएगा 3 न्यूटन। तो यदि उन दोनों आवेशों को निर्वात से हटाकर उनके बीच में यदि 6 पराविद्युतांक की किसी माध्यम की प्लेट रख दी जाती है तो उस अवस्था में विद्युत बल 3 न्यूटन का हो जाएगा। 18 न्यूटन से कितना कम हो जाएगा, 3 न्यूटन से कम हो जाएगा, 3 न्यूटन कम हो जाएगा। तो यहां पर अपन ने कूलॉम के नियम में पढ़ा था कि जो कांस्टेंट नियतांक है के उसका मान माध्यम पर निर्भर करता है। तो के माध्यम पर निर्भर करता है तो किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो विद्युत बल है वो भी माध्यम पर निर्भर करता है, निर्वात के लिए अलग होता है और प्रत्येक माध्यम के लिए इसका मान अलग अलग होगा। तो यहाँ पर पराविद्युतांक और उस पर आधारित ये क्वेश्चन, क्लियर दैट, समझ में आ गया होगा। इसके बाद में आगे देखा जाए तो कूलॉम का नियम यहाँ पर पूरा होता है जिसकी सहायता से अपन ने किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की गणना की। अब यदि ये देखा जाए कि आवेश 2 से ज्यादा है, आवेश 2 से ज्यादा है तो उस अवस्था में विद्युत बल की गणना कूलॉम के नियम की सहायता से नहीं की जा सकती। तो उसकी गणना करने के लिए यहां पर अगले टॉपिक के रूप में पढ़ रहे हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अध्यारोपण का सिद्धांत जिसकी सहायता से किन्हीं 2 या 2 से अधिक आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की गणना की जा सकती है। यदि अपने पास 2 आवेश हैं तो उन 2 आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल का आकलन अपन कूलॉम के नियम की सहायता से कर सकते हैं। लेकिन आवेश यदि 2 से ज्यादा हो तो उस अवस्था में उनके मध्य लगने वाले विद्युत बल का मान ज्ञात करने के लिए अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो टॉपिक है अपना अगला अध्यारोपण का सिद्धांत, बहुल आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल। बहुल आवेश मतलब आवेशों का समूह है, आवेशों का कोई निकाय है तो उसके कारण किसी आवेश विशेष पर लगने वाला विद्युत बल कितना होगा वो इसमें ज्ञात किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखा जाए अध्यारोपण का सिद्धांत होता क्या है। सबसे पहले इस नियम का कथन देखें, अध्यारोपण प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, इसका कथन देखा जाए तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी निकाय में किसी आवेश विशेष पर लगने वाला जो विद्युत बल है वो उस निकाय के प्रत्येक आवेश द्वारा उस आवेश विशेष पर लगने वाले विद्युत बल के बीजगणित सदिश योग के बराबर होता है। फिर से देखो एक बार, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार आवेशों के निकाय के कारण किसी आवेश विशेष पर लगने वाला विद्युत बल उस निकाय के प्रत्येक आवेश द्वारा उस आवेश विशेष पर लगने वाले विद्युत बल के सदिश योग के बराबर होता है। इसे अपन अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। विद्युत बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत जिसकी सहायता से अपन बहुल आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की गणना कर रहे हैं। तो यहाँ पर मान लो अपने पास आवेशों का कोई निकाय है जिसमें उपस्थित आवेशों की संख्या n है, Q1, Q2, Q3, Q4 अप टू डैश डैश Qn के रूप में। तो यहाँ पर मान लो अपने पास जो निकाय दिया हुआ है उस निकाय में उपस्थित आवेश Q1, Q2,
Q3 डैश डैश अप टू Qn के रूप में। ये अपने पास कोई आवेशों का निकाय है। इस आवेशों के निकाय के कारण किसी आवेश विशेष पर लगने वाले बल का मान अपने को ज्ञात करना है। तो मान लो यहां पर ये जो आवेशों का निकाय है, ये आवेशों का निकाय किसी निर्देश तंत्र में स्थित है। मान लो अपने पास ये XY तल है, XY और ये ZX मान लो। तो यहां पर इसे XY तल में एक आवेश है अपने पास Q1 के रूप में, एक आवेश है अपने पास Q2 के रूप में, एक आवेश है अपने पास Q3 के रूप में, और मान लो एक आवेश है अपने पास Qn के रूप में। ठीक है, कोई भी एक निकाय होगा, उसे ये मान लो निकाय है अपने पास, इसे निकाय में ये n आवेश उपस्थित है। इन आवेशों के कारण किसी आवेश विशेष पर लगने वाला विद्युत बल कितना होगा वो ज्ञात करना है। तो यहां पर इन आवेशों की मूल बिंदु से जो दूरी है वो दी हुई है, मान लो, अर्थात इनके स्थिति सदिश। इन आवेशों के स्थिति सदिश यहां पर मान लो सदिश R1, सदिश R2, सदिश R3 और सदिश Rn के रूप में अपने को दिया। अब इसी निकाय में अपन ने एक आवेश मान लिया। मान लो इस बिंदु P पर, मान लो इस बिंदु P पर अपने पास क्या है, एक परीक्षण आवेश है Q नोड। तो इस आवेशों के निकाय के कारण इस Q नोड पर लगने वाला विद्युत बल कितना होगा ये ज्ञात करना है। तो यहां पर इस परीक्षण आवेश की इन आवेशों से दूरियां क्या है वो देखिए। सबसे पहले तो यहां पर Q1 आवेश है, इस Q1 आवेश की इससे जो दूरी है वो मान लो R नोड 1। इसी प्रकार Q2 आवेश है, इसकी जो दूरी है वो R नोड 2 है। इसी प्रकार Q3 आवेश है, इसकी दूरी है यहां पर R नोड 3। इसी प्रकार Nवा आवेश है, इस Nवे आवेश की जो दूरी है वो R नोड N। प्रत्येक आवेश की इस परीक्षण आवेश Q नोड से अपन ने दूरी निर्धारित की R नोड 1, R नोड 2, R नोड 3, R नोड N की। ठीक है, यहां पर Q1 और Q नोड की अगर बात करें सबसे पहले तो Q1 आवेश है वो भी Q नोड आवेश पर बल आरोपित करेगा, Q2 आवेश है ये भी Q नोड पर बल आरोपित कर रहा है, Q3 आवेश है ये भी Q नोड पर बल आरोपित कर रहा है। इसी प्रकार Qn, Nवा जो आवेश है वो भी Q नोड पर बल आरोपित कर रहा है। तो इस स्थिति में प्रत्येक आवेश द्वारा इस परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल की गणना कूलॉम के नियम की सहायता से की जा सकती है। तो यहां पर Q1 आवेश द्वारा Q नोड आवेश पर लगने वाला बल मान लो F नोड 1 है जो इस दिशा में, Q2 आवेश द्वारा Q नोड पर लगने वाला बल F नोड 2 के रूप में। इसी प्रकार Q3 आवेश द्वारा लगने वाला बल F नोड 3 है। इसी प्रकार Qn आवेश द्वारा लगने वाला बल F नोड N के रूप में अपन ने मान लिया, जिनकी दिशाएं Q1 से Q नोड की ओर, Q2 से Q नोड की ओर, Q3 से Q नोड की ओर, Qn से Q नोड की ओर इन बलों की दिशा हो। क्लियर है? तो यहां पर कूलॉम के नियम की सहायता से सबसे पहले देखा जाए कूलॉम के नियम से, कूलॉम के नियम का अगर उपयोग करें यहां पर तो Q1 आवेश द्वारा Q नोड आवेश पर लगने वाला विद्युत बल कितना होगा स्टूडेंट? बल को अपन ने क्या माना है? F नोड 1। तो F नोड 1 सदिश के रूप में ये बराबर लिखा जा सकता है कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के रूप में। तो Q1 Q नोड बटे में R नोड 1 का स्क्वायर और R नोड 1 कैप, जो F नोड 1 की दिशा को व्यक्त कर रहा है। तो F नोड 1 का मान
कूलॉम के नियम के सदिश रूप से ये लिखा जा सकता है। इसी प्रकार यदि अपन बाकी आवेशों के लिए देखें तो F नोड 2 का मान कितना हो जाएगा, F नोड 2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q2 Q नोड बटे में R नोड 2 का स्क्वायर R नोड 2 कैप। इसी प्रकार F नोड 3 बराबर क्या लिखा जा सकता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q3 Q नोड अपॉन R नोड 3 का स्क्वायर R नोड 3 कैप। इसी प्रकार सबके लिए लिखा जा सकता है। तो उस अवस्था में परिणामी आवेश कितना हो जाएगा, इन आवेशों के कारण फ्रिक्शन आवेश Q नोड पर लगने वाला परिणामी बल कितना होगा। यदि इस बल की अपन बात करें तो यहां पर अतः परीक्षण आवेश Q नोड पर लगने वाला परिणामी बल, अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग करें अपन तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार लगने वाला परिणामी बल कितना होगा,